पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज को पहला T20 14 रनों से हरा दिया और साइम अयूब इस मैच के प्लेयर ऑफ द मैच रहे। उसने अच्छी बॉलिंग भी की, 2 विकेटें ली और साथ ही अच्छी बैटिंग भी करके गया। लेकिन इसके साथ साथ हमें बात करनी पड़ेगी जो पाकिस्तान ने आज गलत हरकत की, जो बिल्कुल ही समझ ना आने वाली हरकत की कि पूरे का पूरा बैटिंग ऑर्डर चेंज कर दिया सिर्फ फ़खर जमान को एडजस्ट करने के लिए। फ़खर जमान एक ऐसा प्लेयर है जो आपका सिर्फ ओपनिंग प्लेयर है, उसको आप एज अ ओपनर यूज़ कर सकते हैं। अगर आप उसको 1 डाउन भेजेंगे तो मतलब आप अपना सारा बैटिंग ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा आपको, पीछे से सारा सिस्टम तितर बितर हो जाएगा। अगर फ़खर जमान 1 डाउन आएगा तो हारिस कहाँ पे जाएगा, हारिस अगर तीसरे चौथे पे आएगा तो उसके बाद नमाज कहाँ पे जाएगा, मतलब ये सारा सिस्टम आपका एक दफ़ा हिल जाता है। और आज पाकिस्तान ने, माइक हैसन ने और हमारे कैप्टन ने सेम यही गलती की। उन्होंने फ़खर जमान को एडजस्ट करने के लिए पूरे का पूरा बैटिंग ऑर्डर चेंज किया और इतना गंदा बैटिंग ऑर्डर बन गया कि आप ये चीज़ इमेजिन करें कि मोहम्मद हारिस 8वें नंबर पे आ रहा है। ये सिर्फ एक लेफ्टी राइटी का कॉम्बिनेशन बना रहे थे कि पहले एक लेफ्टी आएगा, फिर राइटी, फिर लेफ्टी, फिर राइटी। बैटिंग कोच है या फिर हमारा हेड कोच है, वो दोनों के दोनों इस्लामाबाद से हैं, इस्लामाबाद की टीम की कोचिंग करते हैं और वो बंदे डाटा पे ज़्यादा इन्हसार करते हैं। तो वो उन्होंने डाटा के हिसाब से लेफ्टी राइटी का एक कॉम्बिनेशन बनाया, लेकिन वो बिल्कुल ही फजूल कॉम्बिनेशन था, जिसमें आप देखें ओपनिंग पे आ रहे हैं फरहान और उसके साथ साइम अयूब जो अच्छी ओपनिंग पेयर है। उसके फ़ौरन बाद आपने फ़खर जमान को भेज दिया, जहाँ पे आके वो बंदा फुल कंफ्यूज था। 24 गेंदों पे 28 स्कोर करके गया। मैं फ़खर जमान की मैच जितवाने की एबिलिटी को कभी भी राइट ऑफ नहीं करता। मैं मानता हूँ कि वो पाकिस्तान का अभी भी सबसे बड़ा मैच विनर है, लेकिन आप उस बंदे को एज एन ओपनर रखें। आप ऐसे भी तो कर सकते हैं, फरहान के सर पे रखें फ़खर जमान को, मतलब फरहान को बता दें कि जिस मैच में तूने परफॉर्म ना किया उससे अगले मैच में हम फ़खर जमान को जगह दे देंगे। मतलब आपके पास 4 ओपनर होने चाहिए। जो 2 ओपनर आपके एक टाइम पे खेल रहे हैं उनके ऊपर प्रेशर रहे कि हमारे पीछे 2 प्लेयर्स पड़े हुए हैं, अगर हमने परफॉर्म ना किया तो उनको जगह मिल जाएगी। ऐसे आपके हर प्लेयर के पीछे एक प्रेशर होना चाहिए जो कि जिससे आपकी टीम की एबिलिटी निकलेगी, जिससे आपकी टीम में एक क्वालिटी प्लेयर्स निकलेंगे। जो परफॉर्मेंस हम इनसे चाहते हैं वो इनके अंदर से निकलेगी, क्योंकि ये प्रेशर के नीचे होंगे, ये जानते होंगे कि हमने अगर परफॉर्म ना किया तो हम टीम से बाहर हो सकते हैं। तो ये ऐसा भी कर सकते थे, लेकिन इन्होंने फ़खर को 1 डाउन भेजा और उसको एडजस्ट करने के लिए पीछे सारा बैटिंग ऑर्डर चेंज किया। अब उसके बाद हसन नवाज आया, फिर आया मोहम्मद नवाज आया, फिर उसके बाद सलमान अली आगा आया, इवन फ़हीम अशरफ आ गया। उसके बाद एंड पे जाके मोहम्मद हारिस आया। एक गेंद मिली उस बंदे को, उसमें भी उसने छक्का लगा दिया, जो कि मज़ेदार छक्का था। मतलब आखिरी गेंद पे आपको मिल रही है एक गेंद और उस पर आप छक्का लगा रहे हैं। हम सब जानते हैं, जिसने ये मैच देखा आज सुबह 5 बजे उठ के, उनको ये चीज़ समझ आ रही होगी कि ये स्कोर जो पाकिस्तान ने 179 किया, ये हम 200 तक जा सकते थे, लेकिन हम 20-30 स्कोर पीछे रह गए सिर्फ इसी वजह से, जो कि हमारा ये फजूल सा एक बैटिंग ऑर्डर बना दिया गया, बिला वजह बना दिया। मैं सलमान अली आगा से मुखातब होना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे कोई भी कंसर्न नहीं है माइक हैसन से, कोई भी कंसर्न नहीं है हमारे बैटिंग कोच से। मुझे सवाल पूछने हैं हमारे कैप्टन सलमान अली आगा से। और भाई ये जो आपके कोचेज़ हैं ये आते जाते रहेंगे, जितने भी गोरी कोचेज़ हैं या फिर जितने भी पाकिस्तानी कोचेज़ आएंगे वो सारे आते जाते रहेंगे। आपने यहाँ पे रहना है, आप टीम के कैप्टन होंगे, आपसे सारे सवाल पूछेंगे। हर बंदे ने आपसे ही पूछना है कि आपने इसमें ये डिसीजन क्यों लिया, तो सारे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। इसलिए आपने खुद तगड़े होकर सारे डिसीजन देने हैं। आपने जो ऐसे बेहुदा सी एक बैटिंग ऑर्डर बना दिया जाए या उस पर अगर आप चुप रहे तो मतलब आप भी पिछले कैप्टन की तरह गलतियाँ करेंगे। जो पिछले सारे कैप्टन थे अभी तक, सरफराज से लेके बाबर तक, वो सारे के सारे कोचिज़ के नीचे लगे हुए थे, वो सिर्फ उनकी मानते थे। मतलब अपनी तरफ से अपनी कोई क्रिएटिविटी नहीं थे बताते, अपना कोई दलेराना कोई फैसला नहीं थे कर पाते। तो यही वजह थी जिस वजह से वो नाकाम हुए, और आप भी ऐसे नाकाम हो सकते हैं अगर आप सिर्फ कोचिज़ की मानते। बाकी जो बैटिंग की, साहिबजादा फरहान अच्छे टच में लग रहा था, 12 स्कोर करके वो बंदा आउट हो गया। उसके बाद फ़खर जमान 24 गेंदों पे 28 करके आउट हुआ। वो बंदा या तो चौथे नंबर पे परफॉर्म कर सकता है या फिर वो पहले नंबर पे परफॉर्म कर सकता है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको पहले में यूटिलाइज करते हैं या चौथे में। अगर आप चौथे पे करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपके पास ऑलरेडी 2 ऑप्शन हैं, हसन नवाज और दूसरा सलमान अली आगा। सलमान अली आगा एक ऐसा प्लेयर है जो कि एंकर रोल करता है पूरी टीम में, और वो ऐसा प्लेयर है जो 1 ओवर लेता है अपनी इनिंग शुरू करने से पहले। मतलब वो पहले सिचुएशन को देखता है, पहले मैच को देखता है, उसके बाद वो बंदा परफॉर्मेंस देता है, उसके बाद वो बंदा एक्सेलरेट करता है। उसके बाद जो हमारे हसन नवाज आया, हसन नवाज की अच्छी इनिंग थी, 18 गेंदों पे 24 स्कोर किया, 2 छक्के लगाए। जो दूसरा छक्का था ना, मैंने उसमें नोट किया, उस बंदे ने सिर्फ अपनी आधी हिट लगाई थी, मतलब आधी पावर यूज़ की थी। मतलब वो नेचुरली ही पावर हिटर है, तो हमें उस नंबर पे एक ऐसा ही बैटर चाहिए।
इवन मैं तो चाहता हूँ कि हमारे जैसे मोहम्मद हारिस है ना, मुझे पता है वो हर मैच में नहीं चलता, लेकिन वो एक ऐसा प्लेयर है जो हर गेंद पे हिट लगाना जानता है, वो हर गेंद पे चाहता है कि मैं हिट लगाऊं। और आपकी सारी टीम में एक प्लेयर ऐसा होना ही चाहिए जो कि हर गेंद पे हिट लगाना चाहे, जो कि अगली टीम पे प्रेशर डालना चाहे, जिसकी 2-4 हिटों की वजह से अगली टीम प्रेशर में आ जाए। ऐसे ही हसन नवाज ने 24 स्कोर किया, वो भी आउट हो गया, फिर मोहम्मद नवाज को भेज दिया गया। ये उससे भी स्ट्रेंज बात, मोहम्मद नवाज सिर्फ शादाब की जगह मान के बैठा हुआ है, उसको सिर्फ यही कहा गया कि तूने शादाब की जगह बुक करके बैठना है। यार आप उसको दफा करें। हाँ, उसने आज अच्छी बॉलिंग की, उसने आज कम बैक करवाया पाकिस्तान टीम का, वो अलग चीज़ है, मैं उस पर भी आता हूँ, लेकिन वो बंदा बैटिंग की तरफ से देखा जाए तो वो जीरो बैटर है। आप उसकी जगह अपने नए किसी स्पिनर को मौका दे के देखें, जो कि आपके बच्चे बैठे हुए हैं वेटिंग में, जो इससे अच्छी परफॉर्मेंसेस दे सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ शादाब की जगह बनाने के लिए इस बंदे को वहाँ पे बैठाया हुआ है आपने। अगर ये खेल जाए को 2-4 महीने आप इसको शादाब की जगह खिलाते रहें और बाद में शादाब आए आप उसको ज़बरदस्ती घुसा दें, तो उसके पास ऐसी क्या परफॉर्मेंस होगी जिसकी वजह से आप उसको घुसा देंगे। तब तो आपका फिर नवाज ही बनता है, क्योंकि नवाज जो है उसको एक एक्सपीरियंस भी हो चुका होगा, वो फॉर्म में भी होगा। तो ये चीज़ मुझे नहीं समझ आ रही कि शादाब को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जा रही है। नवाज ने को 9-10 गेंदें खेली, 9-10 ही स्कोर किया। उसके बाद फ़हीम अशरफ ने 9 गेंदें खेली, उसने भी को 10-11 स्कोर किया। एंड पे आके मोहम्मद हारिस ने 1 गेंद पे छक्का लगा दिया। यही स्कोर हमारा 200 हो सकता था अगर हमारे मिडल ऑर्डर में ये 3-4 बंदे, मोहम्मद नवाज, फ़हीम अशरफ और सलमान अली आगा, ये तीनों अगर थोड़ा सा यूटिलाइज़ करते 30-40 स्कोर हम ज़्यादा बढ़ सकते थे, 200 स्कोर हो सकता है। पाकिस्तान मैच जीत गया, खुशी की बात है, अच्छी बात है, लेकिन ये जो फ्लॉज हैं, ये जो हमारी गलतियाँ, ये हमें मद्देनज़र रखनी चाहिए। ये फ्लोरिडा की पिच थी जहाँ पे ऐसा ही पिच था, जो पिच रिपोर्टर था उसने ये कहा था कि ये पिच जो है 170 स्कोर वाली है। फ्लोरिडा की ये वो पिच है जिस पे पाकिस्तान ने लास्ट टाइम 2024 में वर्ल्ड कप में एक मैच खेला था, शायद आयरलैंड के खिलाफ। वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग की बात की जाए तो जो उनके ओपनर्स थे उन दोनों ने तगड़ी बैटिंग की और दोनों के दोनों डेब्यूटेंट थे, मतलब एक तो डेब्यूटेंट था। और मुझे ये भी चीज़ स्ट्रेंज लगी कि वेस्ट इंडीज़ ने अपने 4 बड़े प्लेयर्स को हटा दिया और 4 नए बच्चे डाल दिए सिर्फ पाकिस्तान के लिए। मतलब पाकिस्तान को या तो ये लाइट ले रहे हैं या फिर वो खुद के एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। मुझे ये चीज़ नहीं थी समझ आई। 4 जो प्लेयर नए डाले उनमें से 2 ने अच्छा परफॉर्म किया और उन दोनों की पार्टनरशिप लग गई थी, 70+ स्कोर हो चुका था। वहाँ पे आकर नवाज ने 12वां ओवर करवाया और उसमें पहली गेंद पे विकेट ली, फिर 1-2 मिस करके तीसरी चौथी गेंद पे विकेट ली और 3 विकेटें लेके 1 ओवर में उसने बिल्कुल ही मैच का पासा पलट दिया। अगर आप एज अ स्पिनर डालें मोहम्मद नवाज को, वो परफॉर्म भी करे तो अच्छी चीज़ है, लेकिन हमने जो कुछ था नवाज में वो सब कुछ देख लिया है। अब हमें इसके ऊपर ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हमें नए प्लेयर्स की ज़रूरत है। जैसे हमने हमारे तगड़े मतलब हमारे मेन प्लेयर्स बाबर रिजवान, उनको निकाल दिया T20 से सिर्फ इसलिए क्योंकि वो परफॉर्म नहीं थे कर रहे। ऐसे ही हमें इन प्लेयर से भी छुटकारा चाहिए, हमें फ़खर जमान से भी छुटकारा चाहिए। वो बंदा अगर खेले तो सिर्फ एज एन ओपनर खेले। खैर, नवाज की उन 3 विकेटों के बाद बाकी सारे बॉलर्स भी कुछ करना शुरू हो गए। हम हारिस रऊफ को कोट पड़ी आज भी, पता नहीं 4 ओवर में 40+ स्कोर उसको पड़ गया, कोई विकेट भी नहीं मिली। फ़हीम अशरफ को कोई विकेट नहीं मिली। जो हमारे शाहीन शाह अफरीदी हैं वो थोड़े फॉर्म में लग रहे थे क्योंकि उसने 1 विकेट भी ली, उसके अलावा 6 की इकॉनमी से उसको स्कोर पड़ा और अच्छी फील्डिंग भी की। 1 कैच था शायद, या उसने तो अच्छी फील्डिंग की थी, उसने बाउंड्री से उस कैच को रोका और अच्छी फील्डिंग भी की, मतलब अच्छे टच में नज़र आ रहा था। उसके बाद जो 2 विकेटें ली साइम अयूब ने, तो 2 विकेटें ली, फिर 57+ स्कोर किया, 150 के स्ट्राइक रेट से किया। वो शुरू में थोड़ा टाइम ले रहा था क्योंकि ये पिच उनके लिए नहीं थी, लेकिन उसके बाद उसने अपना स्ट्राइक रेट भी सीधा कर लिया और मैच का कुछ स्कोर भी बना दिया। तो मैच का टर्निंग पॉइंट आप नवाज की 3 विकेटों को कह सकते हैं। साथ ही हमारे सारे बॉलर्स ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी सिवाय हारिस रऊफ के। हारिस रऊफ को दोबारा रिदम में आने के लिए कुछ टाइम लगेगा क्योंकि वो इंजरी के बाद वापस आ रहा। तो खैर, पाकिस्तान ने एट द एंड 14 रन रहते हुए पाकिस्तान ने पूरे 20 ओवर ख़त्म कर दिए। एंड पे जाके उनके जो बॉलर्स थे उन्होंने अच्छा डोमिनेट किया, मतलब 12 गेंदों पे एक ने 30 किया, दूसरे ने कोई 14 गेंदों पे 25-26 स्कोर किया। वो कर भी सकते थे, इतना ज़्यादा स्कोर नहीं था। जैसे एंड पे आके उनके चौके छक्के लग रहे थे, वो मैच लेके जा सकते थे। मतलब 25 गेंदों पे 70 स्कोर था और वो बंदे एंड कहाँ पे हुए, आखिर में सिर्फ 14 स्कोर रह गया। तो वो एक मैच बिल्कुल पलट सकता था अगर वहाँ पे 3-4 विकेटें ना गिरती इकट्ठी। खैर, पाकिस्तान ने ओवरऑल अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन एक गलती जो सबसे बड़ी थी वो यही थी कि बैटिंग ऑर्डर चेंज किया और बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया। इतना चेंज नहीं हो सकता। आप फ़खर जमान को एक बैकअप ऑप्शन रखें। सलमान अली आगा से रिक्वेस्ट है कि अगले भी मैचेस जीतने के लिए या फिर
अपने फ्यूचर के प्रोग्राम्स के लिए जो हमारे बड़े 2 इवेंट्स आ रहे हैं, एशिया कप आ रहा है, एशिया कप से पहले हमारी एक ट्राई नेशन सीरीज़ आ रही है जो कि 29 अगस्त से शुरू होगी, वो आ रहा है। उसमें आप इन गलतियों से बचने के लिए अपने बैटिंग ऑर्डर में कुछ ध्यान दें। मोहम्मद हारिस जैसे प्लेयर्स को आप पीछे ना भेजें, उसको 1 डाउन ही रहने दें। फिर वैसे जो पहले 3 नंबर आपके पक्के होने चाहिए, साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, मोहम्मद हारिस का। उसके बाद आपने शफल करना है, जितना मर्जी कर ले, जितने मर्जी एक्सपीरियंस कर ले, फ्लेक्सिबिलिटी आप चेक करें, कुछ भी करते रहें, लेकिन जो आपके पहले 3 प्लेयर्स हैं वो पक्के होने चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि हमने जाके ओपन करना है, मैंने जाके 1 डाउन करना है। तो ये सारी चीज़ें आप अभी से सॉर्ट आउट करें। अगर आप इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस करने लग गए तो ये टीम फिर से ख़राब हो जाएगी। वेस्ट इंडीज़ की बात करता हूँ तो वेस्ट इंडीज़ के एक स्टैट सामने आ रहे थे कि उन बंदों ने को पिछले 17 मैचों में सिर्फ 2 मैचेस जीते हुए हैं, बाकी सारे के सारे वो हारे हैं। उनके भी नहीं समझ आ रही, एक लेगेसी होती थी वेस्ट इंडीज़ की, अब वो सारी गुम होती जा रही है। जो इन्होंने 4 मेन प्लेयर्स अपने निकाले, मुझे लगता है अगले मैच में वो डाल देंगे। अगला मैच कल ही होगा और उससे अगले दिन होगा, मतलब 3 दिन लगातार 3 T20 मैचेस होने वाले हैं और सुबह होंगे। अगर आपने मैचेस देखने हैं तो आप नमाज टाइम उठें, सुबह फजर टाइम, और उसके बाद वो मैचेस एंजॉय करें। दूसरा ये कि उसके लिए आप अलार्म लगा के रात को सोएं। मुझे आज बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मैच लगेगा, क्योंकि मुझे ये था शाम को 5 बजे होगा, मैंने वो गौर से देखा ही नहीं। लेकिन जब सुबह मैं उठा नमाज टाइम तो मैंने वो देखा, उसमें मैच लगा हुआ था, मतलब मैच चल रहा था, आधा मैच तकरीबन खत्म होने वाला था। पाकिस्तान की 3-4 प्लेयर्स ने बैटिंग कर ली थी, उसके बाद मैंने मैच देखना शुरू किया। इस वीडियो में यही चीज़ें थी। आपको पसंद आए तो लाइक करें, डिसलाइक करें, मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।